नमस्कार, मैं हूं अमनदीप पिलानिया। पिछले 2 साल की बात करें तो हरियाणा में जितने टोल बंद किए गए हैं वो पूरे भारत में बंद नहीं किए गए। लगभग 2 साल के अंदर किसान आंदोलन की बात करें तो टोल लगभग 2 साल बंद रहा। आज हम फिर टोल पर आए हुए हैं। लुधियाना टोल फिर बंद कर दिया गया है। क्या कारण है वो भी हम आपको अभी बताएंगे। 2 दिन पहले सुशील नरवाल, जो खटका टोल कमेटी के प्रेस प्रवक्ता हैं, उनके साथ हाथापाई की गई। कल हाथापाई की गई, उनके साथ मारपीट की गई। कोई कह रहा है कि असला भी दिखाया गया। उसी के लेकर हम आज लुधियाना टोल पर आए हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी हैं। उनसे बात करते हैं पूरी बात, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी। जी नमस्कार भाई जी। दरअसल क्या है कि कल हमारे साथी हैं सुशील नरवाल जनता सरकार मोर्चा से और खटखट टोल कमेटी के प्रेस प्रवक्ता भी हैं। गाड़ी के ऊपर किसान सरकार बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, किसानी का झंडा लगा हुआ है। और जब टोल कमेटियों के साथ पूरी को टोल कमेटियां हरियाणा की, जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मीटिंग के अंदर ये निर्णय ले लिया गया है कि कोई भी किसान की गाड़ी होगी, किसान यूनियन की गाड़ी होगी, उस गाड़ी को टोल फ्री होगा, क्योंकि ये लोग समाज के काम में दिन रात घूमते रहते हैं और एक ही टोल से क्या पता 10 बार 5 बार आना पड़ जाता है उनको। तो इसलिए उन गाड़ियों को टोल से मुक्ति थी। तो कल जब सुशील भाई ने अपना कार्ड भी दिखाया और बताया कि यूनियन की गाड़ी है, तो वहां बैठे जो साथी थे अंदर टोल वाले कर्मी, उन्होंने कहा कि ये कार्ड वार्ड नहीं चलते भाई, किसान यूनियन की गाड़ी है, किसान यूनियन का कोई चक्कर नहीं है भाई। मीटिंग में बात हो रही है, बाहर को बात हो रही है। अब भाई अपने ऊपर वाले ने बुला ले जो तेरा सीनियर हो, सीनियर सानियर का कोई चक्कर नहीं, आड़ा हमें सीनियर। हाँ, अरे भाई तू सीनियर बुला, तेरे से बुलाने का कोई फायदा को नहीं है। कह दिया देता है, ऊपर से आदेश है मालिक का कि यहाँ किसी की गाड़ी नहीं छोड़ी जाओगी किसी भी कीमत पे। सुशील तय हुआ, बोले यो कौन चाल्या करता। सुशील फोन फान करने खातर गाड़ी से बाहर निकला। बाहर निकलते उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज है, सुशील को पहला उन्होंने थप्पड़ मारा। जिन्होंने हाथापाई की टोल कर्मचारी थे। वो टोल कर्मचारी थे, 2 साथी थे। कल वो इसी नजदीक के गांव से हैं और कल वो आए थे यहाँ, रात को पंचायत में माफी मांग के गए हैं कि हमसे गलती हो गई है। लेकिन मसला ये नहीं था। असल में मसला ये था कि जब उनसे हाथापाई हो रही थी सुशील की, तो 8-10 बदमाश टाइप के गुंडे आते हैं, जो बॉक्स मतलब वो क्या कहते हैं उनको, बॉक्सर बोलते हैं, बॉक्सर, बाउंसर, बाउंसर टाइप के आते हैं गुंडे। और वो उठा करके सुशील को अंदर ले जाते हैं, यहाँ जो ऑफिशियल जो इनकी बिल्डिंग है यहाँ पर, इस ऑफिशियल बिल्डिंग में ले जा करके लात घूंसों से पिटाई की जाती है। आप सुशील का कान चेक करिएगा, अभी वो वहीं से आया मेडिकल से। यहाँ से कान है फटा हुआ, यहाँ पे निशान है, उंगली फटी हुई है, पूरी फट चुकी है। पैर के अंदर उंगली, पैर के ऊपर भी बड़ी चोट लगी हुई है। तो सरिये से उसको सरिया दिखाया गया है कि तेरी यहाँ खाल खींच ली जाएगी। असला दिखाया गया और ये बोला गया कि तेरे जैसे हम रोज सिद्धे करा, हाँ 8-10। बाद में जब सुशील ने फिर हम लोगों को फोन किया, हम लोग कुरुक्षेत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, वहां से उसी टाइम चल पड़ी थे हमारे साथी। और जब यहाँ पहुंचने के बाद पता चलता है, आसपास के गांव वालों ने हमको बताया कि ये रोज का काम है, 8-10 लोगों को ये लोग रोज पीटते हैं। किसी का बटेऊ पीट दिया, जो अगर यहाँ कोई से गांव में, नजदीक लुधियाना गांव में कोई बटेऊ है, किसी का यहाँ रिश्तेदार है, तो उन्होंने रिश्तेदारों ने बोल दिया भाई, कह दिए कि लुधियाना जाऊं हूँ, इस गांव की गाड़ी है, तो क्योंकि गांव वालों को छूट होती है। जो इतनी मारपीट हुई है तो गांव ने कोई एक्शन नहीं लिया पहले? देखो, गांव वालों को पता ही नहीं चला असल में हुआ क्या, कि गांव में तो किसको बताएंगे वो लोग। इन्होंने तो अपने को साथियों को फोन किया, जो जो थे किसान यूनियन के साथी थे, खटखड़ यूनियन, खटखड़ टोल कमेटी थी, और फिर हम जनता सरकार मोर्चा वाले लोग, जो आज कल कुरुक्षेत्र के अंदर पूरे नेशनल लेवल की एक मीटिंग कर रखी थी कि जो षड्यंत्र न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का है इसके खिलाफ। तो हम उस मीटिंग में थे, तो हमको फोन किया, हमने वीडियो जारी करी, अलग अलग संगठनों ने अपनी अपनी वीडियो जारी करी। तो वो वीडियो पहुंची गांव तक, लुधियाना वाले गांव तक काफी लेट, और फिर गांव वाले आ गए थे शाम को। तो जिस टाइम तक तो फिर बाकी साथी भी आ चुके थे और सारी बातें थी। लेकिन वहां ये स्पष्ट हुआ, एकदम स्पष्ट हुआ कि सुशील की गलती नहीं थी, उन दोनों साथियों की गलती थी। अब बात ये हुई कि भाई पहले तो वो जो 8-10 गुंडे थे, पहले तो वो बताओ कौन थे। दूसरा, वो जो ऊपर से आदेश आता है, वो ऊपर कौन है? मैनेजर का है वो आदेश या वो मालिक का आदेश है? वो कौन है, ताकि वो तो कहे तुमने तो माफी मांग ली, तुम तो 8-10 हजार पे नौकरी करने वाले हो, तुमको तो नौकरी से कल निकाल देगा कि तुम्हारी वजह से कुछ पंगा हुआ था, तो कल को नया आएगा लड़का, कल को फिर वो भी बदमाशी करेगा। तो मालिक का पता होना जरूरी है। दरअसल क्या है, ये जो टोल है, ये है जो भाजपा का एक नेता है जिसने चुनाव लड़ा था उसका। और अभी सुशील 2 मिनट, क्या नाम है उस नेता का? पता नहीं, कोई
गाय सिंह है, कुछ ऐसा करके है, पता नहीं पूरा। हरियाणा से गोहाना से चुनाव लड़ा था उसने, 2 बार लड़ चुका है शायद वो चुनाव। क्यों खाम खाई किसी का नाम ले वहाँ, निकम्मे आदमी आ गया। जब टोल बंद हो गया, इतना मामला हो गया, नाम लेने में क्या दिक्कत हम क्यों ले हमारे किसी का नाम, हम क्यों प्रचारित करा। बेरा ये सब ने, जिसका भी है उसने भी बेरा है, मालक ने भी। सुनील बताओ था ये थोड़ी देर पहले कि जो कंपनियों का एक रूल है कि जब रोड की कीमत पूरी हो जाए और जब इसका मेंटेनेंस का कीमत पूरी हो जाए तो उसके बाद वो टोल बंद हो जाना चाहिए ना असल में तो। लेकिन जैसे ही कंपनी का राज वहां खत्म होता है तो इन एमएलए एमपीज का राज शुरू हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा टोल के ऊपर ना बहुत बड़ा माफिया काम करता है। और इस देश का जो वो 6.5 फुटिया का अगर जिसने खट्टर की बहू कमा है, वो नु क्या था मैयड टोल न पाड़ांगे, वो मैयड टोल में उसका हिस्सा है। मैयड टोल में पैसा जाता है उसको, हफ्ता जाता है, पूरी मंथली जाती है। नहीं तो मैयड टोल तो कई साल पहले पूरा कर चुका अपना। बात आप सबूत के तौर पर कह रहे हैं या वैसे कह रहे हैं? अगर आप एडवोकेट खोखर हैं रोहतक से, उन्होंने आरटीआई डाली थी, जिस रोड का खर्चा 120 करोड़ का है वहां पे वो टोल 1800 करोड़ रुपया कमा चुके हैं आरटीआई में। ऑफिशियल है वो आरटीआई दी हुई। अब तो इन्होंने आरटीआई को इतना कमजोर कर दिया है कि आप बताएगा कौन आपको। आप पत्रकार हैं, आप जाकर के पूछिए, कोई आपको जवाब देगा नहीं। ये तो जवाब पहले से आए पड़े हैं कि आप, चलो हम ये कहते हैं कि पिछला छोड़ दो, आपके इस रोड पे कितना खर्चा होया है, आपके खर्चे निकालने के बाद आपने कितना ठेका दिया है, ठेका दे दिया ना आपने को कलेक्शन का। अब यहाँ एक बोर्ड लग जाए कि आज तक इतना पैसा इकट्ठा हो लिया, तो ऑफिशियल है लिखा हुआ कि इतना पैसा इकट्ठा हो लिया, रोज जितनी गाड़ियां निकलती है उनका टोटल रोज शाम को जुड़ जाए कल के दिन में, और जिस दिन इसकी कीमत पूरी हो जाए उस दिन टोल बंद हो जाए। साहब हम लुधियाना टोल की बात करें तो ये जो बंद करने का निर्णय है किसने लिया है? तो ये कमेटी का निर्णय है बेसिकली। कल कुछ मत थे अलग अलग, कोई कह रहा था कि हम आएगा और वो करेगा, दूसरा ये था कि सारी की सारी कमेटियों ने निर्णय लिया था कि कोई और नहीं बैठेगा तो जनता सरकार मोर्चा तो बैठेगा। जनता सरकार मोर्चा में 21 संगठन है, तो यानी कि 21 संगठनों का तो ये निर्णय है ही कि हम लोग यहाँ बैठेंगे। बाकी गुरनाम सिंह चडूनी की सुबह कॉल आई थी कि अगर आप कहते हो तो हम लोग पूरे हरियाणा के टोल बंद करने की कॉल दे देते हैं। हमने उनको ये कहा है कि अभी आप रुक जाइए, आप यहाँ आइए टोल पर, यहाँ आकर के निर्णय लेंगे। अगर आप लोग को ठीक लगता है तो पूरे हरियाणा के बंद कर दीजिए, अदरवाइज पंचायती सजा के तौर पे 5 दिन के लिए तो ये टोल बंद रहेगा ही रहेगा। यहाँ तो हम गांव वाले आ गए थे, लुधियाना वाले, तो उन्होंने अपना फैसला कह दिया भी हम आपके साथ हैं। अगर वो वापिस, जिन लोगों ने हमला किया है वो वापस नहीं मिले या इन्होंने नाम नहीं बताई, तो क्या 5 दिन से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है धरना? इसके बारे में तो निर्णय लेगी कमेटी, इस पे तो मैं बोलने का अधिकृत नहीं हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि ये अगर 2 महीने भी बैठने को तैयार है तो अपन तैयार हैं अपने लिए कि हम बैठ जाएंगे। और दूसरा ये है कि अगर वो सजा जिसको नहीं मिले, जिसने किया है, अगर उसको सजा नहीं मिलेगी तो तब तक तो फिर आवाज उठाने का मतलब क्या है। तो अपन आवाज उठाएंगे और फिर हो सकता है कि ये टोल की जो लड़ाई है ना, ये चले लुधियाना से और जैसे फैलेगी फिर ये पूरे के पूरे हरियाणा में और फिर उसके बाद पूरे भारत में। क्योंकि ये गुंडागर्दी तो इन्होंने पूरी मतलब जारी करी हुई है। इसका आप एक एक आदमी से पूछ लो, आप यहाँ एक पर्ची लगवा दो कि आप इससे खुश हो कि ना खुश हो, आप देखोगे 100 का 100 जो गाड़ी चला रहा है आदमी दुखी है। गाड़ी खरीदते टाइम टैक्स, उस 50% से ज्यादा कीमत में टैक्स होता है। जब गाड़ी की आरसी बनी तो रोड टैक्स, उसके बाद पेट्रोल डीजल में 250 से 300% टैक्स, और उसके बाद हर किलोमीटर पे टैक्स। आपने नितिन गडकरी की वो स्टेटमेंट नहीं सुनी कि 60 किलोमीटर से पहले टोल नहीं लगेगा? आपको ये बहम हो गया कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 60 किलोमीटर के बाद टोल लगेगा। असल में नितिन गडकरी ये कह रहा था प्रति 60 किलोमीटर टोल दोगे, तुम घर से निकलोगे टोल दोगे, जहां पहुंचने वाले हो वहां घुसने से पहले टोल दोगे, और प्रति 60 किलोमीटर अपनी जेब खाली करोगे। आपको हर बार जेब में से निकालते टाइम दुख ना हो, इसीलिए आपका ये फास्टैग लगा दिया। और इसीलिए देश की करेंसी का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान, कि जब आप यहां टोल के अंदर फास्टैग से कटवाते हो तो 40 रुपए कटते हैं, और वो जब आप कैश देते हो तो आपको 80 रुपए देने पड़ते हैं। यानी आप ही की देश की करेंसी उसी सेम जगह पे आधी हो जाती है जब आपकी कागजों के फॉर्म में है। इसका मतलब आपका रुपया आधा हो गया। डिजिटल करेंसी की शुरुआत है ये टोल, आपकी गुलामी की शुरुआत है कि सड़क पे उतरते ही फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा आपको बताएगा कि तुम इतने किलोमीटर सड़क पे चले हो तो तुमको इतना टैक्स दे के घर में घुसना पड़ेगा, खाते में से कटा करेंगे आने वाले टाइम में। किससे उम्मीद है, कौन टोल मुक्त करेगा हरियाणा को? जनता करेगी, लोग करेंगे, अपने आप करेंगे।
किसी संगठन की हिम्मत नहीं है कोई ऐसा काम करने की। इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतनी बड़ी व्यवस्था को अगर खत्म करना है, अगर इसके बराबर में व्यवस्था खड़ी करनी है, लोग जागेंगे, लोग निकलेंगे, अपने बच्चों की गुलामी से डरते हुए अपने आप निकलेंगे। अगर वो निकलते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है। ये कितने हैं? 500 550 एमएलए एमपी सोए की एमएलए हैं, बाकी के पदाधिकारी हैं, 800 700 लोग हैं। इतने तो हम छींक दें जब आ जाए हाड़ागामा में तो लुकड़ के लगो, लाखों लोग सड़कों पे उतरेंगे। यकीन मानिए वो एक गपली था इनका एमएलए, उसकी वो बात सही होगी, लोग एक अच्छे सुनाने पड़ेंगे इन्हें श्रीलंका की तरह। लेकिन अब तो वो मंत्री हैं, अब तो कुछ ऐसा नहीं कह रहे। मंत्री बनने खातर कहा था फिर उन्हें कौन सा? तो आप बताएं। उसका देखो, इनका कोई जमीर नहीं होता असल में ना, जो वहां पहुंच जाते हैं। इनको एक ही काम आता है, पैसे कैसे कमाने हैं, लोगों को प्रताड़ित कैसे करना है, इनका शोषण कैसे करना है, और आने वाले राज के लिए पैसा कैसे इकट्ठा करना है। इनकी ये भूख है ना, ये नहीं मिटती असल में। और ये लोग, इसके लिए लोग कितने ही परेशान होते रहे, कोई हाल होता रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चुप होने का मतलब ये नहीं है कि अब उसकी विचारधारा बदल गई है। जिस आदमी ने एक बार भी ये बोल दिया है कि ये लोग ऐसे हैं, क्या बोल रहे थे ये, कि खाली हैं, ये गर्तव्येटू आदमी हैं, जुन से यहाँ बैठे हैं टोला पे, जुन से यहाँ बैठे हैं धरना पे, इन्हें कोई काम नहीं है, और ये हैं असली तो देश की रक्षा करने वाले। मतलब आम आदमी से पूछ कर तो देखो यार, उनको मालूम है कि तुम एक बार बिना सुरक्षा के निकल के तो दिखाओ, एक बार आके तो दिखाओ। सारे के सारे लोग यहाँ बैठे हैं, वो क्या करते यार, तना इतनी बड़ी ताकतों के खिलाफ आवाज उठा दी, बुला रहा तू अकेला मत चल कर। माँ भाई फिर अकेला ही चल रहा अब तो देखी जाओगी, मरना ही ठीक है। इससे बढ़िया तो ऐसी जिंदगी तो जीने तो बढ़िया तो जितना आप सुरक्षित होकर चाल भी नहीं सकते। तो अगर इन नेताओं ने अपने प्रदेश को बड़ा शांति में बना दिया, एक सवाल है आपसे, तो जितने टोल प्लाजा हैं, जितने आवाज उठाते हैं, किसानों की आवाज पहले भी उठाई है, जीत भी हुई है किसानों की, कहीं ना कहीं किसी के मन में मनसा होती है चुनाव लड़ने की, कहीं सरपंची का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, विधायक का चुनाव, आपके मन में भी कोई चुनाव लड़ने की इच्छा है? हमने जब ये जनता सरकार मोर्चा का गठन किया तो हमने एक विचार किया कि भाई जब कोई आदमी थोड़ा सा सोशल हो जाता है, जनता के अंदर पहुंच जाता है, और उसको सामने अपने 10-20 हजार लोगों की भीड़ नजर आती है, तो उस आदमी के अंदर का विधायक और सांसद जाग जाता है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी तो चुनाव लड़ा। देखिए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का जवाब गुरनाम सिंह चढ़ूनी देंगे, मैं केवल अपना जवाब दे सकता हूं दोस्त। अभी मैं कह रहा था कि उस आदमी के अंदर का विधायक जाग जाता है कि अब मैं आने वाले टाइम में राजनीति करके दुनिया को बदलूंगा। लेकिन जैसे ही आप आदमी को बदलते हो, फिर आपका वही हाल होता है जैसा अभी हो रहा है। जिस टाइम रामदेव का आंदोलन था, जिस टाइम पे अन्ना का आंदोलन था, उस आंदोलन के दौरान हम जैसों को यह लगता था कि एक बार कांग्रेस को भगा दो तो देश बच जाएगा। आज सबको यह लग रहा है कि आप एक बार बीजेपी को भगा दो तो देश बच जाएगा। यकीन मानिए, किसी पार्टी के भगाने से देश नहीं बचेगा, किसी पार्टी को लाने से देश नहीं बचेगा, किसी आदमी के चुनाव लड़ने से देश नहीं बचेगा। अगर देश को बचाना है तो उसका एकमात्र रास्ता है कि जो स्टेक होल्डर है, जो इस देश का मालिक है, जो इस देश का मजदूर और किसान जो मालिक है, उसको इतना जागरूक होना पड़ेगा कि ये जो नेता हैं और ये जो अधिकारी हैं, ये तुम्हारे नौकर हैं। तुम्हारी वोट की ताकत इनको ताकत देती है डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की, और तुम्हारे पैसे से, तुम्हारे टैक्स के पैसे से चलती हैं इनकी गाड़ियां और इनके भत्ते। जिस दिन इसके मालिक को पता चल गया, देश के मालिक को, उस दिन मालिक अपने गांव से आदेश पारित करेगा कि मेरे गांव को ऐसी शिक्षा चाहिए, मेरे गांव को ऐसा माहौल चाहिए, मेरे बच्चों को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। यहां से आदेश पारित कर दिया है और तुमको ये पालन करना पड़ेगा। ये चीज तब पॉसिबल होगी। डॉक्टर साहब, आप इन मुद्दों की बात करते हैं, बड़े बड़े मुद्दे आपने गिनाए हैं, लेकिन जो देश है जात धर्म मंदिर पर उलझा हुआ है, मुद्दों को कोई याद नहीं नहीं याद करता, तभी तो निकले थे जनता सरकार मोर्चा के लोग। हमने निर्णय लिया था जब बनाए थे, हमने सभी लोगों से पूछा था, भाई जितने संगठन यहाँ बैठे हुए हैं, विकास सिस्सर हो, नरेंद्र विद्यार्थी हो, सुशील नरवाल हो, सुनील हो, धर्मवीर हो, और मतलब और जो जितने साथी, अक्षय नरवाल है, रवि कोहाड़ है, मतलब जो संगठन अपने अपने चला रहे हैं, मतलब अरसे से, दशकों से चला रहे हैं, हमने ये कहा बता दो भाई, किसी की इच्छा है क्या? कल को आप लोगों को देख करके कल आप चुनाव लड़ने लग जाओगे। अगर आपको चुनाव लड़ना है, अगर आपको यह लगता है कि राजनीति इसका इलाज है, मतलब राजनीति तो हम लोग करते ही हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति इसका इलाज है, तो पहले बता दो।
हम तुमको चुनाव के हिसाब से तैयार कर लेंगे। हम तुमसे ऐसे वादे नहीं करवाएंगे कि हम तुम्हारे, ऐसा मत करना कि आओ तो मसीहा बन के, आओ तो कह के कि हम तुम्हारी आवाज उठाएंगे और तुमको जगाएंगे और कल को अपने लिए मलाई ढूंढने लग जाओ। ये मत करना। अगर इन 21 संगठन जो टॉप के ऊपर के लीडर हैं, जो मतलब एक शब्द गलत है वैसे तो, लेकिन जिन लोगों ने इसका गठन किया था, इन लोगों में से अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो बाकी के 20 आदमियों का सबसे बड़ा दुश्मन वो होगा और हमारा टारगेट होगा उसको हराने का, कि वो आदमी दगाबाज है, वो नहीं निकलना चाहिए वहां से। हमने ये डिसीजन लिया था कि चुनाव के बिना तो देश बदलेगा नहीं, लेकिन वो चुनाव लड़ेगा कौन? मुझे अगर चीजों की समझ है तो मैं चुनाव क्यों लड़ूं? क्या मैं अपने समाज में से ईमानदार आदमियों को निकाल नहीं सकता? क्या मैं उनको ट्रेंड नहीं कर सकता? उसको संविधान का ज्ञान नहीं दे सकता? अपने गांव वालों को जगा नहीं सकता? और लोग इसकी बजाय कि जात के ऊपर वोट करें, धर्म के ऊपर वोट करें, पार्टियों को वोट करें, अपनी अपनी कास्ट वालों को वोट करें, क्यों ना हम मुद्दों को वोट करें? तो ये बात सिखाने के लिए हो सकता है हमें 2 साल लगे, हो सकता है 20 साल लगे। हमने ये मान के चले थे कि इस क्रांति के जो हम लोग ये पूरा का पूरा क्रांति जो खड़ा करना चाहते हैं, उसमें नींव का पत्थर होंगे ये 21 के 21 लोग। हम लोग जमीन के नीचे गड़ के काम करेंगे, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसके लिए आपको, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा और मेरा एक एक साथी ये बोल चुका है कि हम नहीं लड़ेंगे भाई। और अगर हमने लड़ा, यकीन मानिए बाकी के 20 साथी उसकी गोभी खोद देंगे, एक ने भी नहीं जान दे। मैं डॉक्टर साहब, आपने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये बातें हैं, ये वादे हैं, बहुत सुनने को मिलते हैं। दुष्यंत चौटाला भी कहते थे बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे। बहुत सी पार्टियां कुछ कहती हैं, करती कुछ हैं। आपका नाम आज हरियाणा में बहुत से लोग जानते हैं, डॉक्टर देवेंद्र बलारा को। कहीं ना कहीं आपके मन में भी कहीं चुनाव लड़ने की इच्छा कहीं ना कहीं तो आज नहीं तो कल जागेगी। मेरे अंदर चुनाव लड़ने की इच्छा थी, ऐसा नहीं है कि मतलब आगे जागेगी। ये इच्छा थी जब मैं लोगों को समझाने के लिए निकला 2016 में कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है ये क्रैश होने वाला है और आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम, ये क्रैश होने वाला है। उस वक्त लोग मेरे को ये सोचते थे ये कोई सामान बेचने के लिए आया है गांव में हमको समझाने। ये कहता है कि मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मेरा सेंटर चंडीगढ़ में आया और मैं तुमको समझाने आया हूँ, तो उनको यकीन नहीं होता था कि ये तुमको समझाने आया है। तो वो लोग ये पूछते थे भाई बेटा तू बता दे बेचण के आया है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बेचण आया, मैं तो तुमने बतान आया हूँ। बता के तने के मिलेगा? मैंने पता नहीं क्या मिलेगा, मेरा तो न्यू लग रहा था। मैंने कि मैंने पता लग गया किसी बात का और मैंने नहीं बताया तो मैं कसूरवार हो जाऊंगा समाज का, तो इसलिए बताना आया। तो बोले कि ना भाई कुछ न कुछ तो रोड़ा है। थोड़े दिन जब गया तो वो मीटिंग जो है, पहले तो मैं तासाड़ा तय बात करा करता, फिर मैं चौपाड़ में लग गया बात करने, फिर मैं गांव ने इकट्ठा करने लग गया। तो कई बार ऐसा हुआ गांव के ना 500 आदमी, 800 आदमी इकट्ठे होने लग गए, मीटिंग पर सुनने लग गए। उस टाइम मेरे चर्चा चलने लगे कि चुनाव लड़ेगा। मेरे भी दिमाग में यूँ आया कि फिर तो एक काम कर लें भाई, अगर जब मान लो मैं यह बात ईब कहने लग रहा हूँ एज ए देवेंद्र बलारा, चंडीगढ़ से आया हुआ काउंसलर, तो लोग सुन नहीं रहे हैं, तो ऐसा हो जाए कि अगर मैं सच्ची में विधायक बन जाऊं तो फिर मेरी बात ना ज्यादा सीरियसली सुनेंगे। यही बात एजुकेशन वाली मैंने सिर्फ इसलिए दिमाग में आया कि जब मैं विधायक होता ना, या मैं बहुत बड़ी गाड़ी में आता, शोशेबाजी करता, पूरा ड्रामा करता, और ये बात मतलब आ रहे हैं भाई फलाने मसीहा डेंगण जी ऐसे करके, वो मैं साइकोलॉजी को समझते हुए मैं तब ये सोचा करता था कि अगर मैं ऐसा होता तो लोग मेरी आवाज़ ज़्यादा सुन लेते। तो तब आया दिमाग में। फिर उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ, मास साइकोलॉजी पे काम करते हुए मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर जा करके इनकी ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स को समझने का मौका मिला। और तब पता चला कि ये व्यवस्था विधायक नहीं चलाते, ये व्यवस्था प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं चलाते, ये व्यवस्था चलाती हैं वो एमएनसीज और वो लोग, रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड, 13 फैमिलीज, रॉयल फैमिलीज, जो वहां बैठे 7 समंदर पार बैठे यहाँ के राजाओं को कब्जे में करते हैं। सोचिए, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, आपका उद्धव ठाकरे, आपके कम्युनिस्टों की सरकार, आपकी समाजवादी, आपकी मायावती, आपका चौटालाज, आपके हुड्डाज, आपके यहाँ और कितने मसीहा हैं जितने और बाकी अटरम पटरम जितने और घूमते हैं, किसी ने भी एक भी आवाज उठाई आपके